प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ये कुंडली आई है पठानकोट, पंजाब से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। ये जो हमारी कुंडली के बैठे ग्रह होते हैं, ये सिर्फ इस जन्म के ही नहीं हैं, ये पूर्व जन्म से संबंधित हैं। और इस जन्म से आपको ये बता रहे हैं कि देखो, तुमने पूर्व जन्म में ना किसी का दिल दुखाया था, किसी की हिंसा की थी, इसलिए तुम्हें ये राशि मिली है, इसलिए तुम्हें ये लग्न मिला है, इसलिए तुम्हारी कुंडली में ये ग्रह ऐसा मैं कमज़ोर बैठा हूँ। आगे से ये गलती ना करना। आगे से अगर ये गलती वापस करोगे तो हो सकता है कि इससे भी भीषण कष्ट देखने को मिल जाए। ये जो हमारा सनातन वैदिक सिद्धांत है, ये और हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, ये पूर्व जन्म से और पुनर्जन्म से संबंध रखता है। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम। शास्त्रकार लिखते हैं, आचार्य ने लिखा, वराहमिहिर ने लिखा। तो क्या कहा कि ये पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कृत्यों का फल होता है कि हमारी कुंडली में ग्रह मजबूत और कमज़ोर बैठे होते हैं। तो भगवान, ये जो आपकी कुंडली बनती है, ये सिर्फ आज की नहीं है, ये ना जाने कितने जन्मों से बनी हुई है। और ये आपका मार्गदर्शन ऐसे ही पूर्व जन्म में भी किया था। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो जो ग्रह कमज़ोर है, उसके निमित्त दान, पुण्य, पूजा, पाठ, मंत्र जप आदि करने से उस ग्रह को बल मिलता है। जो ग्रह मजबूत है, उसको और भी ज़्यादा मजबूती बनाए रखने के लिए उसका दान, पुण्य, पूजा, पाठ, मंत्र जप से उसकी स्थिति मेंटेन रहती है। अरे भाई, सामान्य बात है कि आप एक बार सफल हो गए, आप मध्यमा की परीक्षा पास कर गए, शास्त्री की परीक्षा पास कर गए, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। नहीं तो अगले परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे, आपको अंक कम मिलेगा, प्राप्तांक आपके कम होंगे। इस वजह से जो बिजनेस मॉड्यूल होता है, वो भी ऐसे ही काम करता है कि हमें ये स्टेटस मेंटेन करना ही नहीं है, इससे आगे भी बढ़ना है। हमारे भारत की सुरक्षा इतनी मजबूत हो कि आज हमने दुश्मन की छाती पे जाकर के गोली चलाई, पर अगली बार छाती नहीं मस्तक पे चला दें। कहने का अर्थ क्या है कि हमारी सुरक्षा इतनी मजबूत हो कि हम इससे भी ज़्यादा, हमें जाना ही ना पड़े, हम यहीं बैठे बैठे मानसिक और शारीरिक और किसी भी तरीके से उसको यहाँ बैठे बैठे हरा दें। विचार करने की बात है। तो हमारी लड़ाई, हमारी कुंडली के बैठे ग्रह हमें ये बात बताते हैं कि हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप को उतारना है बाजार में। क्लियर है? तो इस वजह से मैंने ये बात पूर्व में कही। अब आइए आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। पठानकोट, पंजाब से ये कुंडली आई है। ये तटीय इलाका है, मतलब बॉर्डर का है क्षेत्र। मकर लग्न की कुंडली बनती है और लग्न में ही शुक्र बैठे हैं। लग्न का मान 9 अंश का बना है। अभी पंचांग बाकी है। मेरे जो नियमित दर्शक हैं, जब मैं पंचांग अध्ययन बाद में करता हूं, तो कई बार वो ये कह देते हैं कि पंडित जी, पंचांग अध्ययन आरंभ में ही करिए। पर मुझे ऐसा लगता है, मैंने किया भी और अभी भी करता हूं, कि एक बार ग्रहों को जरा दिखा देना चाहिए कि हाँ देखिए, ये कुंडली है, ऐसे बैठे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा जो है वो उसका अवलोकन ऐसे लोगों को करा देता हूं। तो शुक्र लग्न में बैठे हैं 24 अंश के। धनिष्ठा नक्षत्र होगा मकर राशि में। रेवती नक्षत्र है मंगल का, 17 अंश पे बैठे हैं, मीन राशि में, मित्र की राशि में है। हालांकि तात्कालिक शत्रुता में वो जा रहे हैं। चतुर्थ स्थान में राहु देव का निर्णय कैसा होगा जातक के लिए, ये बड़ा निर्णायक होगा। पंचम स्थान में उच्च के चंद्रमा, बहुत मजबूत स्थिति और बहुत लाजवाब परिणाम करेंगे। भगवान की बड़ी दया है यहाँ पे। छठवें स्थान में पापग्रह मिथुन राशि में, जहाँ बुध उन्हें देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। इसका फल कैसा होगा? गुरु और शनि दोनों वक्री हैं, लेकिन अंशात्मक स्थिति में गुरु 24 अंश के वक्री हैं और शनि 15 अंश के वक्री हैं। जानने के लिए बैठे रहिएगा इत्मीनान से कुर्सी जमा करके कि क्या फल होने वाला है। 7वां भाव खाली है। अष्टम भाव में गुरु सिंह राशि के। सूर्य और गुरु का महान परिवर्तन, लेकिन दोनों ही 8वें और 12वें, ये भी बड़ा एक रोचक विषय होगा। 10वें स्थान में केतु का बैठना विशाखा नक्षत्र में, तुला राशि में, जबकि 12वें भाव में सूर्य और बुध, जिसमें से बुध वक्री हैं। कुल मिलाकर के कुंडली में 3 ग्रह वक्री हो गए, जिसमें से गुरु
25 अंश के वक्री हैं, 24 अंश 59 कला के। शनि 15 अंश 30 कला के वक्री हैं। और बुधदेव बिल्कुल ही निकट जाकर के वक्री हुए हैं, 2 अंश 31 कला के। धनु राशि के अंतर्गत बैठे हैं, इस वजह से मूल नक्षत्र में आ जाएंगे। नवमांश चक्र जो बना है वो मीन का बना है। यहाँ के तृतीय भाव नेष्ठ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। जहाँ 12वें भाव में शनि स्वग्रही, बुध चतुर्थेश होकर के बैठ रहे हैं। पंचम भाव में चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाएंगे भाव से, और बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे चंद्रमा की हो जाएगी। शुक्र और सूर्य का आपस में परिवर्तन, गुरु और सूर्य का आपस में परिवर्तन। उसके बाद जन्म कुंडली का लग्नेश मंगल और गुरु का संबंध द्विद्वादश का बन रहा है, ये भी जानने वाली बात होगी। जबकि गुरु राहु के साथ, गुरु और मंगल का यहाँ भी परिवर्तन। यहाँ पे सूर्य और शुक्र का परिवर्तन, मंगल और गुरु का परिवर्तन, गुरु और सूर्य का परिवर्तन। दशम भाव के स्वामी लग्न में राहु के साथ, ये बहुत निर्णायक और अच्छी स्थिति होगी। जबकि पंचम भाव में बहुत बढ़िया मज़ेदार परिणाम, गुरु और मंगल। जबकि पंचम स्थान के बाद नवम स्थान में बनते हैं अष्टम स्थान के अधिपति चंद्रमा, और नवम में बैठे हैं स्वग्रही शुक्र बैठे हैं। ये ग्रह इनकी कुंडली में बैठे हैं। इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह नैसर्गिक रूप से सभी जातकों के लिए शुक्रदेव, शनिदेव और चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव बोल रहा हूँ, बुधदेव होते हैं। यहाँ पे गुरु, मंगल और चंद्रमा होते हैं। यहाँ पे गुरु, मंगल और सूर्य होते हैं। ये बात बहुत याद रखिएगा, आगे इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब आपका ध्यान पंचांग पे लेके आता हूँ, आपका परिचय करा दूं। पंचांग के बाद आप लोगों को गणित का एक बड़ा अच्छा सिद्धांत बताऊंगा, बने रहिएगा। पौष माह में जन्म होता है, जातक का जन्म 2004 का है, पठानकोट। जरा ध्यान से देखिए, इनके प्रश्न, माता पिता की सेवा कैसे करूं, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, अपने करियर को और भी ज़्यादा मजबूती कैसे दे सकता हूं, अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कैसे कर सकता हूं, अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकता हूं। प्रश्न देखिए। उसके बाद एक भी प्रश्न ये नहीं कि प्रेम विवाह कैसा है, दाम्पत्य कैसा है, ये फलाना ढिमाका, जरा भी नहीं। मतलब व्यक्ति बिल्कुल चैतन्य है, और जो चैतन्य है वही प्रगति करता है। जो भ्रमजाल में पड़ा हुआ है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, थोड़ा हंसी आएगी मुझे भी और आपको भी, पत्नी गोरी मिलेगी कि काली, ससुराल में धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे ऐसा लगता है जैसे खुद धन कमाने की योग्यता और क्षमता खो बैठे हैं। उसके बाद उसका कोई अफेयर पहले से तो नहीं होगा, जैसे ये लगता है कि राम जी के स्वतः अवतार हैं, ऐसा। उसके बाद प्रश्न आता है कि ससुराल में धन मिलेगा, तो ये तो होता ही है। अब गोरी मिलेगी कि काली, कैसी मिलेगी, क्या होगा, मतलब सारे प्रश्न। मैंने एक कुंडली बहुत पहले 2020 में देखी थी, 54 प्रश्न उस लड़के ने भेजे थे मुझे, सारे प्रश्न विवाह के, सारे प्रश्न। एक बार भी ये नहीं कि धर्म होगा कि नहीं, पूजा होगी कि नहीं, पाठ होगा कि नहीं, माता पिता हैं कि नहीं हैं, कि कहाँ गए हैं, कोई प्रश्न नहीं। इस वजह से हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। कुंडली विश्लेषण से आपको मार्गदर्शन मिलता है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आवश्यक है, इन्होंने भी पूछा है, पर सामान्य जिसकी जानकारी आवश्यक है कि हम अपने दाम्पत्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं और खुद को व्याभिचारता के दोष से कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो जन्म होता है जातक का पौष माह में, इस वजह से व्यक्ति सूक्ष्म और अन्वेषण करता होता है। बहुत छोटी छोटी विषयों पे बहुत गंभीर और बहुत मजबूत दृष्टि धारण करने वाला होता है। उत्तरायण में होंगे सूर्य, क्योंकि धनु में है, इस वजह से यहाँ पे जातक की कुंडली में शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा शुभ प्रभाव देंगे। और कम से कम ज़रा ध्यान से देखें तो शुक्र भी ठीक, चंद्रमा भी ठीक और गुरु भी ठीक है कम से कम। और इसी हिसाब से कि मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र लग्न में बैठे हैं, दशम और पंचम भाव के अधिपति होकर के सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शास्त्रकार लिखते हैं, शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च। शुक्रो 10 सहस्त्राणी, 10,000 दोषों का समन शुक्रदेव लग्न में बैठ करके कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए तो एकमात्र शुक्र योग कारक ग्रह हुए लग्न में बैठ गए तो उन्होंने 10,000 दोषों का समन कर दिया। अब ऐसे बहुत सारे दोष आपके स्वतः समाप्त हो गए सिर्फ शुक्र के बैठ जाने से, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहे, और जो जाने अनजाने बन रहे होंगे वो उनका कोई विशेष नुकसान आपके जीवन को प्रभावित बुरे तरीके से नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे शुक्रदेव का लग्न में बैठना अति उत्तम और अत्यंत श्रेष्ठ है। आप लोगों को एक आतिशबाजी दिखाऊं, दिखाता हूँ। भाग्य भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। वो कहाँ बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति की राशि में। पंचांग पे ही चर्चा कर रहा हूँ। 11वें भाव के स्वामी बैठ गए तृतीय भाव में, अपने भाव से 5 घर आगे। ये बहुत अच्छी बात होती है।
उन्होंने किसको देखा है? लग्न के अधिपति शनि पे उनकी दृष्टि है। बहुत ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति को मंगल जो लाभेश हैं उन्होंने देखा है। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे आ गई। अब जरा ध्यान से देखें तो इस शनि की सातवीं दृष्टि किस पे है? बुध पे, जो कौन है? भाग्य भाव के स्वामी। भाग्य भाव में कौन सी राशि बनी है? शुभ ग्रह की राशि। शुभ ग्रह अपने भाव से कितने घर आगे है? 4 घर। किससे दृष्ट है? लग्नेश से। लग्न और भाग्य का संबंध बना कि नहीं? लग्न, भाग्य और लाभ का संबंध बन गया। अब इस कुंडली के जितने भी राजयोग बनेंगे वो इससे कमजोर ही बनेंगे, और ये एकमात्र ऐसा राजयोग बन जाएगा जो जातक के जीवन में भले दिखे ना दिखे, पर उसको 0 से लेकर के 16वें वर्ष से ही जातक अपने प्रगति के बारे में चिंतित रह करके मजबूती से, बहुत छोटी अवस्था में, अभी मैंने कल परसों एक कुंडली अपने स्टेटस पे लगाई थी, मात्र 22 वर्ष की अवस्था में पहले ही परीक्षा में उस लड़के ने आईएएस क्रैक किया है। टोटल नंबर भारत में कुछ 500 या 600 वहाँ रैंक आया है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उनकी कुंडली आने से रिजल्ट कुछ दिन पहले मैंने उनको उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गुरुजी आपकी बात सही हो गई। मैं तो आश्वस्त था कि नहीं था, पर आपके भविष्यवाणी ने सफलता मुझे दिखा दी, मतलब सफल हो गया मैं, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। और मैंने कहा था कि 1,00,000% आपकी सफलता निश्चित है, हो जाएगी। तो ऐसा है कि इतने सारे जो ग्रहों का बैठना और ग्रहों का दृष्टिपात एक दूसरे पे कर देना जातक की कुंडली को धैर्य और मजबूती दे देते हैं। एक बात और है, लग्न में शुक्र बैठ गए, राहु जन्म कुंडली के जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली में किसको देख रहा है? लग्नेश को देख रहा है। लग्न और लाभ का संबंध बन गया, और जातक के जीवन में अब जरा ध्यान से देखें तो उसका लक्ष्य बहुत छोटा नहीं है। क्यों छोटा नहीं है? क्योंकि लग्न और लाभ का जब संबंध बन जाता है तो व्यक्ति ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला होता है और उसको प्राप्त करने के लिए कोई कसर छोड़ता नहीं है। शायद यही कारण है, ग्रहों के दृष्टि संबंध के ही कारण है कि उसका प्रश्न बहुत ही छिछले और निचले स्तर का नहीं है, पत्नी गोरी होगी कि काली, और पता नहीं धन दूसरे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं अचानक से धन की प्राप्ति होगी कि नहीं, गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं। ये सब सामान्यतः बेवकूफ़ों वाले प्रश्न मुझे लगते हैं, क्योंकि जिसको अपने पुरुषार्थ पे बल है वो अपने पुरुषार्थ से ही संबंधित प्रश्न भी पूछेगा। तो ये बहुत, मुझे सच्चे अर्थ में कहूं, इस प्रश्न ने ही मुझे निहाल कर दिया। और बात क्या है, लग्न में शुक्र बैठ गए, नवांश कुंडली जो बनी है वो मीन की बनी है। इन्होंने एक प्रश्न ये भी पूछा है कि मेरा नवांश कौन सा बनेगा इस लग्न पे, मैं वो भी आगे स्पष्ट करूंगा जो गणितीय होगा। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि दिन सोमवार। सोमवार के अधिपति होते हैं चंद्रमा, जो सप्तमेश होते हैं, मारक होंगे नहीं, उच्च के बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा मारक वैसे बहुत कम उनको दोष लगता है, वो सहायक मारक के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। वारेस उच्च के हो गए और वर्गोत्तम ही हो गए, उच्च के भी हैं वर्गोत्तम भी हैं, और यहाँ के लिए भी जरा ध्यान से देखें तो भाग्य भाव में ही बैठे हैं। किससे दृष्ट हैं? गुरु से दृष्ट हैं। तो चंद्रमा पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, उनसे केंद्र में गुरु हैं। यहाँ पे चंद्रमा जो बैठे हैं उन पे गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि यहाँ भी है चंद्रमा पे, यहाँ पे भी चंद्रमा और मंगल का आपस में एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है। दोनों एक, चंद्रमा और गुरु का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे भी गुरु ने चंद्रमा को देखा है, यहाँ पे भी गुरु ने चंद्रमा को देखा है, यहाँ पे भी चंद्रमा और गुरु का संबंध बहुत उत्तम बन रहा है। इस हिसाब से ये कुंडली अलग विशिष्टता प्राप्त कर जाती है। वारिस मजबूत हो गए, उसके बाद उनका सुख कैसा है? वार का स्वामी कितना आपको सुख देगा? तो जहां बैठे हैं उससे 4 घर आगे देखिए गुरु बैठे हैं, और इतना ही नहीं, वो परिवर्तन में भी हैं। तो जहां ग्रह बैठा, सप्तम भाव का स्वामी जहां बैठा उससे चौथा भाव अगर मैदान साफ है तो चढ़ाई करिए, आराम से आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। कुंडली के ग्रह आपको इशारा कर रहे हैं। और उसके बाद शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि, ये तो इतनी अच्छी बात है। क्या कहा था मैंने? आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी, चंद्रमा पे सारे ग्रह आश्रित होते हैं। इस हिसाब से आपकी कुंडली का चंद्रमा अगर वैशिष्टता को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से आपके सारे ग्रह उसके अधीन हो जाएंगे अच्छा और श्रेष्ठ फल करने के। मतलब होगा कि इस कुंडली के चंद्रमा व्यवस्थित, बहुत अच्छी स्थिति में, कोई दोष नहीं, किसी पापग्रह का कोई विशेष और दुष्परिणाम नहीं, तो उनका मैदान बिल्कुल स्पष्ट है। और भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है, क्योंकि चंद्रमा भगवान कृष्ण ही होते हैं।
ऊपर से शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा शुभग्रह, तो धन लगातार आएगा, मन बिल्कुल स्पष्ट है, कोई मन में उलूल जुलूल, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रमजाल नहीं, और सारी स्थिति बिल्कुल अपने लक्ष्य पे अर्जुन की भांति टिक रही है। उसके बाद बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र। वैसे तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता होते ब्रह्मदेव हैं, जो साक्षात इस ब्रह्मांड के नियामक हैं, या ये कह सकते हैं कि वो निर्माण करता है। हाँ, पर इतनी बात है कि ऐसे जातकों को छोटी मोटी बीमारियां सदैव परेशान करती रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा इम्यून के कारक होते हैं। उन पे किसी पापग्रह की वैसे दृष्टि तो नहीं है, पर आगे शनि और पीछे राहु बैठे हैं, उसमें से भी शनि वक्री हैं। इस वजह से चंद्रमा का मैदान थोड़ा बहुत कभी कभी स्वास्थ्य के मामले में कमज़ोर करेगा, और मन कभी कभी बेवजह चिंताओं को ग्रसित करने वाला होता है। तो चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं, पक्ष के बल से बलवान हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पापकर्त्री की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि वक्री नहीं होते तो पापकर्त्री नहीं लगता, लेकिन वक्री हैं, इस वजह से पापकर्त्री लगेगा। मतलब हमें अपने स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याओं को देखने को मिल जाता है। इस वजह से व्यक्ति को चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए और ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर हो सके तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। वार के अधिपति के बाद रोहिणी नक्षत्र, शुक्ल योग बहुत उत्तम, बहुत बेहतरीन, और वैश्यवर्ण और मनुष्यगण, यहाँ व्यक्ति का झगड़ा किसी से नहीं होता, वो अपने काम से मतलब रखता है। बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में कोई ऐसा उहापोह वाली स्थिति नहीं बनी है, एकदम चीज़ें स्पष्ट हैं और बिल्कुल क्लियर विजन के साथ वो पूरी कर्मठता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो ये मैंने आपको कुंडली के बैठे ग्रह और जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराया, जिसमें सबसे अच्छी बात बनी है वार के अधिपति बलवान है, जो कुंडली के पिलर होते हैं। उसके बाद चंद्रमा बलवान है, जो कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं। ये दो ग्रह अगर आपके सपोर्ट में आ गए, नक्षत्र का स्वामी अगर सपोर्ट में आ गया, तो फिर बाकी तो यूं अपने हाथ में घसक करके फिसल करके आपके हाथ में आ जाती है। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली के नवमांश पे एक बार ध्यान लेके आता हूँ, और लग्न कुंडली में कैसे नवांश बनी है, और ये मीन राशि का ही नवांश क्यों बनेगा, इस पे ज़रा ध्यान से समझते हैं। ये मकर राशि बनी है लग्न में, लग्न का मान है 9 अंश 58 कला, और जो नवांश बनाने की प्रक्रिया होती है, जो उसकी प्रक्रिया है नवांश बनाने की, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहीं से भी जो राशि के गिनने का आरंभ होता है वो मेष, कर्क, मकर और तुला से ही शुरू होता है। ये आपको थोड़ा समझने में थोड़ा कठिन लगेगा जो ज्योतिष के थोड़े जानकार नहीं हैं या जो ज्योतिष को थोड़ा कम समझते हैं, पर जब आप 9 अंश 58 कला और मकर राशि में 9 अंश 58 कला का जो नवांश बनेगा वो तीसरे नवांश का होगा। मकर कुंभ मीन 3 डिग्री 20 मिनट 6 40 10, उसके बाद 13 20 16 40 और 20, ये जो लग्न बना है ये 9 अंश 58 कला का है। तो 3 20 नवांश का एक हिस्सा 3 20 का होता है, तो 3 20 6 40 और 10, यानी कि ये दूसरे नवांश में जा रहा है। तो ये जो राशियां बनी हैं, तो मकर, मेष, कर्क और तुला, ये चर प्रकृति की राशियां होती हैं। गिनना हमेशा चर प्रकृति से ही होता है। तो मकर से हम ये दूसरे नवांश में जा रहा था, इसका मतलब है कि मकर के बाद कुंभ और मीन, ये दूसरे नवांश में, यानी कि मीन राशि का ही नवांश बनेगा। इसको मैं किसी अलग कार्यक्रम में ही बनाने की सोच रहा हूँ। नवांश कैसे बनाया जाता है, बड़ा सिंपल तरीका है, इस कार्यक्रम में समझाना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जब कभी भी मकर राशि में 9 अंश 58 कला का लग्न बनेगा, तो उसका जो नवांश बनेगा वो मीन का ही बनेगा। इसको आप अलग तरीके से कोई अलग नहीं बना सकता कि नहीं आपका नवांश जो है वो मीन का ना बन करके मेष का बन जाएगा या धनु का बन जाएगा या मकर का, कुछ भी बन जाएगा। ये यही बनेगा और एग्जैक्टली यही होगा। इसे कोई भी ज्योतिषी अलग थलग नहीं कर सकता है या कोई नया सिद्धांत नहीं दे सकता है, क्योंकि ये गणित का सिद्धांत है ना। जैसे नवांश एक पूरे 30 अंश को आपने 9 से उसका डिवीज़न किया नवांश बनाने के लिए, तो कितना बना, एक खाना उसका कितना बना, 3 डिग्री 20 मिनट का बना।
तो 3 डिग्री 20 मिनट, फिर उसके बाद 6 डिग्री 40 मिनट, 3 20 3 20 3 20 करके जोड़ते जाइए, तो ऐसे करके वो नवांश की प्रक्रिया बनती है। और फिलहाल मैंने जो यहाँ बताया है कि मकर लग्न की कुंडली में इस अंश पे, जिस अंश पे इनका लग्न बना है, उसमें मीन का ही नवांश बनेगा। दूसरा कि इस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी अच्छी स्थिति बनी है कि योग कारक ग्रह जन्म कुंडली का लग्न में बैठा है। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि लाभ, लग्न और भाग्य, इन तीनों का बड़ा ही मजबूत और श्रेष्ठ संबंध बन रहा है, जो जन्म कुंडली में बनने वाले किसी भी राजयोगों पे भारी पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे योग कारक ग्रह होते हैं गुरु और मंगल। जरा ध्यान से देखें तो लग्न का अधिपति पंचम भाव में बैठा है पंचमेश के साथ। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने विद्या बुद्धि विवेक के बल पे समाज में नाम और यश अर्जित करेगा और अपने लक्ष्य की पूर्ति भी करेगा, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, जहाँ के स्वामी पहले ही परिवर्तन योग कर रहे हैं सूर्य के साथ। तो कमजोरी कहाँ होगी? यहाँ गुरु और सूर्य का जो स्थान है, जो भाव उन्होंने पकड़ा है, वो थोड़ा कमज़ोर पकड़ा है। अगर वो केंद्र में आ जाते तो और भी अच्छी बात होती, लेकिन जो उन्होंने क्षति अपने आप को 12वें और 8वें भाव में बिठा करके किया है, उसका एक अलग लाभ इससे बन जा रहा है कि कम से कम इन ग्रहों का संबंध तो बन रहा है। मंगल, शनि और बुध के संबंध मात्र बन जाने से ये जो गुरु और सूर्य 6वें 8वें 12वें आदि ग्रहों में बैठे हैं भावों में, उसकी क्षतिपूर्ति इनके दृष्टि संबंध से हो जा रही है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य बहुत साधारण और सामान्य नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मंगल और शनि का परस्पर आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। किसी भी जातक की कुंडली में जब मंगल और शनि का आपस में दृष्टि संबंध बन जाता है तो व्यक्ति का युद्ध बहुत विशाल होता है और उसका जो लक्ष्य होता है वो भी विशाल होता है। और अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा सस्टेन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उसको प्राप्त भी कर लेता है। इसमें जरा भी संशय वाली बात नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गुरु और मंगल का बैठना, यहाँ चंद्रमा का वर्गोत्तम होना, जन्म कुंडली के मीन लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के स्वामी का दशम में बैठना, ये जो गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है, ये अत्यंत मजबूत और श्रेष्ठ राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। इस कुंडली में कमजोरी कहाँ होगा? हालांकि फिर भी सूर्य जो बैठे हैं वो दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं। मैंने कभी कल परसों ही अपने मेन चैनल वाले पे, ज्योतिषीय लक्ष्य वाले पे, ये बात कही थी कि सूर्य अगर लग्न 12वां, 9वां, 11वां और 10वां के साथ अगर अष्टम भाव इतने तक बैठे हैं तो वो दृश्य क्षेत्र में होते हैं। और सूर्य अगर दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं तो उस कुंडली को अतिरिक्त सफलता मिलती है और व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है, जहां उसके पास धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान और गुणों का सुख मिलता रहता है। दशमांसा चक्र का योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में गुरु, मंगल और चंद्रमा के साथ बुध भी लग्न में बैठे हैं, ये बहुत ही उत्तम बात हो जाती है। दशमांसा चक्र में दशम स्थान का अधिपति लग्न में राहु के साथ बैठने के कारण व्यक्ति का जो लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारण है, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो कोशिश है वो बहुत ही लाजवाब और मजबूत है, जहां व्यक्ति किसी से भी थकता और हारता तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो शुक्र और सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, ये जातक के जीवन को इतना ही नहीं, विवाह और दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद भी उत्तरोत्तर प्रगति देने वाले और और भी ज़्यादा निर्णायक मजबूती देने वाले बन रहे हैं। जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा से दूसरे घर में शनिदेव व्यक्ति के आयु के पूर्ति करने वाले बन रहे हैं और उसको मोटे धन को कमाने वाला बना रहे हैं। उसी चंद्रमा से चौथे घर में गुरु व्यक्ति को यशस्वी और सुखी बना रहे हैं। उसी चंद्रमा से 6 घर आगे केतु उसको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में बीमार बना रहे हैं। उसी चंद्रमा से 8 घर आगे सूर्य उसको निर्णायक मंडल का अधिपति, निर्णय लेने में मजबूत, श्रेष्ठ और वक्ता बनाने के साथ साथ प्रखरता से उसके निर्णयों को और उसकी बुद्धि को इस्तेमाल करने वाला और निर्णय पे मजबूती से पकड़ बनाने वाला। और उसी चंद्रमा से 8 घर आगे बुध व्यक्ति के रिसर्च को मजबूत देते हैं और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। साथ ही साथ उसकी जो ग्रास्प कैपेसिटी होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, चंद्रमा जब सूर्य से 6वें 8वें बैठते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। उसी चंद्रमा से 9 घर आगे शुक्र व्यक्ति को दानी, परोपकारी और माता और पिता का सुख प्राप्त करने वाला बना देते हैं। जबकि उसी चंद्रमा से 11वें घर में मंगल व्यक्ति को कई बार उसके जीवन के प्राप्त लक्ष्यों में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद भी देने वाले हो जाते हैं और कई बार उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखा जाता है। मतलब वो सामान्यतया
कुछ कुछ मामलों में जैसे विवाह हो जाए, पर्सनल सफाई हो जाए, घर आंगन की सफाई हो जाए, जो पर्सनल काम होता है उसमें थोड़ा आलस्य वाला देखने को मिलता है। और चंद्रमा से 12वें घर में राहु व्यक्ति के जीवन में बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, उसके लक्ष्य बड़े होते हैं, उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है और उसका सामना बड़े चुनौतियों से होता है और उसको वो प्राप्त भी करता है और उसे पूरा भी करता है और उसमें वो विजेता भी बनता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली में नक्षत्रों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य 20 अंश के बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, धनु राशि में, अष्टमेश होकर के गुरु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, जो इस कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति का आत्मबल कमज़ोर होगा या कई बार उसकी मैत्री कुछ उटपटांग लोगों से भी हो सकती है। कई बार जो सूर्य का प्रभाव आ रहा है उसके आधार पर वो गलत संगति में भी जा सकता है, इस वजह से बचा के रखना होगा। कई बार दिमाग में कुतर्क भी विकसित होंगे, कई बार बड़ों का अनादर भी हो जाएगा, कई बार व्यय गलत चीज़ों पे भी हो सकता है, इस वजह से सावधानी बरतनी होगी और अपने एनर्जी को बहुत सटीकता से बहुत सही जगह पे लगाना होगा। उसके बाद नवमांश चक्र में सूर्य चित्रा नक्षत्र में तुला राशि में और दशमांश चक्र में मिथुन राशि में बैठे हैं। इसके आधार पर जो सूर्य का प्रभाव आ रहा है वो व्यक्ति को कलाओं को जानने वाला, सुंदर पारखी दृष्टि वाला, मिलनसार, मजबूत इच्छा शक्ति का, इसमें चंद्रमा ज़्यादा सहायक हो रहे हैं, उस पर भी आगे चर्चा करूंगा। और सूर्य व्यक्ति को फैशन की समझ, महंगी चीज़ों का लालची या महंगी चीज़ों को पसंद करने वाला, बहुत ज़्यादा मित्र नहीं बनाने वाला और इच्छा शक्ति से संपन्न होने के बावजूद बहुत संतोषी प्रवृत्ति का होता है। वहीं पे उसके पास अनुभवों का प्रभाव भी रहता है, वो अनुभवी भी होता है। और साथ ही साथ बैंक, कारोबार, शेयर बाजार, तर्क, ज्योतिष, रहस्यमयी विद्या, विदेशी व्यवसाय, संपर्क जुटाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराएंगे। वो सूर्य नवांश चक्र के आधार पर थोड़े बहुत पत्नी के साथ मतभेद, हालांकि वो भी कोई टूटने फूटने जैसी कोई बात नहीं है, पर वहाँ पे एक अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। उसके बाद ये ग्रह आपको आपके कारोबार को समझने में मदद करेगा और जब सूर्य की दशा आएगी तो आपको लाभान्वित करने वाला भी होगा। उस सूर्य की महादशा में जब कभी भी राहु और जब कभी भी शनि का अंतर, या उस सूर्य की महादशा में जब कभी भी केतु का अंतर आएगा तो व्यक्ति को कष्ट होगा, मतलब उसके आत्मविश्वास में और धन के प्रभावों में कमजोरी या लक्ष्मी थोड़ी धीरे धीरे आएंगी। अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो यहाँ व्यक्ति वृष राशि में 22 अंश रोहिणी नक्षत्र, बहुत मजबूत स्थिति, शुभ ग्रह होके बैठे हैं, किसी पापक ग्रह का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, गुरु से केंद्र में बैठे हैं, इच्छा शक्ति से संपन्न, शुद्ध बुद्ध, प्रबुद्ध, मजबूत, श्रेष्ठ, हंसमुख और सुखी, खूब निर्वैर रहने वाला, मजबूत इच्छा शक्ति का, इंद्रियों पे वश रखने वाला, कोई उसके पास ईर्ष्या द्वेष छल कपट मोह मात्सर्य आलस्य प्रमाद नहीं है, बहुत जागृत अवस्था में रहता है, चैतन्य है, ज्ञानी है, सुखी है, धर्मात्मा है और बुद्धिमान होने के साथ साथ तार्किक भी है, यशस्वी है। नवमांश चक्र में वही चंद्रमा स्वग्रही पंचम भाव में पति और पत्नी का प्रेम, संतान का सुख, और दशमांश चक्र के आधार पर वो आपको भाग्यशाली बनाने के साथ साथ आपके कारोबार को समझने की शक्ति दे रहे हैं और थोड़े बहुत कभी कभी मतभेद भी दे रहे हैं, हालांकि वो भी बहुत सामान्य है, हालांकि उसे मैं ना के बराबर ही कहूँगा। वो चंद्रमा की महादशा में जब कभी शनि या राहु आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पापकर्त्री में जा रहे हैं शनि वक्री होने के कारण, और शनि जो हैं वो 15 अंश के वक्री हैं, इस वजह से डेविएशन में होंगे। और कभी कभी वो चंद्रमा जब शनि के संपर्क में आएंगे या जब कभी भी चंद्रमा और शनि का अंतर हो या जब कभी ये गोचर में एक दूसरे के संग, एक दूसरे की राशि में, या एक चंद्रमा जब गोचर में इसी राशि पे आते हो मिथुन में, या चंद्रमा जब मीन राशि में आएंगे, तो जब जब ये आएंगे तब तक व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, चित्त में अव्यवस्था फैलेगी, घर में कलह का वातावरण होगा। और इसी शनि के 15 अंश के वक्री होने के कारण 60% तक, काफ़ी हद तक व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, बुद्धि घर परिवार से थोड़ा विलग या अलग रहने को विवश करेगा। या कई बार व्यक्ति जब घर के नज़दीक जाता है तो उसके मन में दुविधा पैदा होती है, इस वजह से व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर रह करके ही सफलता प्राप्त करते हुए नजर आ रहा है। दूर रहेगा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ चतुर्थ स्थान में राहु भी बैठे हैं, इस वजह से ये भी बात निकल के आती है। और दूसरा कि जहाँ चतुर्थ भाव के जो अधिपति ग्रह हैं वो मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, इस भाव का अधिपति अष्टम भाव में बैठ रहा है, तो मतलब दूर रहने से ही व्यक्ति को सफलता मिलेगी। चंद्रमा जिस
राशि में बैठे हैं वो वृष राशि है। वृष राशि जरा ध्यान से देखें तो ये रोहिणी नक्षत्र है। इस नक्षत्र पे जो सूर्य देव होते हैं वो ज्येष्ठ माह में आते हैं, है ना। ज्येष्ठ माह में सूर्य देव वृष राशि पे आते हैं, लेकिन चंद्रमा हर 27वें दिन पे आते हैं और लगभग 24 घंटे तक उनका वास रहता है। इस हिसाब से जब कभी भी चंद्रमा का गोचर वृष राशि से हो या जब कभी भी सूर्य का गोचर वृष राशि से हो या जब कभी भी शुक्र का गोचर वृष राशि से हो तो जातक के लिए अत्यंत निर्णय वाला वो काल रह जाता है और बहुत मजबूत होता है। उसके बाद बात करते हैं, मैं बात कर रहा था चंद्रमा की, तो चंद्रमा अच्छे हैं, व्यवस्थित हैं, वर्गोत्तम होने के कारण आपको वो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, मन मुताबिक विवाह और अच्छे संबंधों को विकसित करने वाला, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उस चंद्रमा की महादशा में शनि का और उस चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर आपको थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट दे सकता है। इसके अतिरिक्त राहु केतु का प्रभाव आपको तो समझ में आ ही गया है कि कैसे वो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, या फिर शनि का अंतर भी कई बार आपको परेशान करेगा। उस समय हमें भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। सफ़ेद चंदन स्वयं भी लगाना चाहिए। चंदन और केसर मिला करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और वो स्वयं के मस्तक पे भी लगाना चाहिए। मंगल देव की बात करेंगे। मंगल इस कुंडली के लिए चतुर्थ के साथ साथ एकादश में पापी भाव, उपचय भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में बैठे हैं। 17 अंश के अवस्थागत बहुत अच्छे, किसी शुभ ग्रह का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है, तो पापक ग्रह में शनि और मंगल का संबंध बन रहा है। इस वजह से कभी कभी परेशानी आती है और जीवन में जितनी सारी भी विषम परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है उसमें मात्र 2 चीज़ें गड़बड़ कर रही हैं। एक चंद्रमा के ऊपर वक्री शनि का प्रभाव और दूसरा मंगल और शनि का आपस में दृष्टि संबंध। मंगल वहां रेवती नक्षत्र में बैठे व्यक्ति को कई बार माया में लिप्त रहने वाला बना देंगे, लेकिन पराक्रमी बनाएंगे और हंसोड़ प्रवृत्ति का बनाएंगे, मेहनत कश होता है। उसके बाद वही नवांश चक्र में मंगल धनु राशि में बैठ रहे हैं, जो अपनी दशा काल में मूल नक्षत्र में बैठ रहे हैं। इस वजह से अपनी दशा काल में वो मंगल भवन, भूमि, वाहन और इन सभी चीज़ों का सुख देंगे, जहां व्यक्ति अपने नाम पर निवेश भी कर सकता है। काफ़ी हद तक अगर मैं देखूं तो माता और बच्चे और पत्नी, इनका प्रभाव जातक के जीवन पे ज़्यादा रहेगा। पिता का भी है पर थोड़ा कम है। हालांकि पिता भी ठीक है, लग्न में बैठ रहे हैं, पिता भाव के स्वामी। सूर्य 12वें अगर गुरु नहीं होते अष्टम में तो और भी अच्छी बात होती, फिर पिता ही सबसे ज़्यादा मजबूती से सामने आते। लेकिन यहाँ मातृ प्रेम ज़्यादा है। शुक्र भी कोई खराब नहीं बैठे, मैं उन्हें भी ठीक ठाक कहूँगा, पर सामान्यतया यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके ठीक पीछे सूर्य बुध बैठ करके उनको तार्किक ज़्यादा बना रहे हैं। दशम स्थान में केतु बैठ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे वो कई बार पिता को बच्चे की चिंता में लेके जाते हैं, या व्यक्ति कई बार करियर को लेकर के कंफ्यूज होता है। मैं मंगल की बात कर रहा था, तो मंगल आपको इतना सारा सुख दे रहे हैं। उस मंगल की महादशा में राहु का अंतर या मंगल की अंतरदशा में राहु का प्रत्यंतर, उसी मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर प्रत्यंतर भी कई बार आपको नुकसान करेगा। उस दशा काल में व्यक्ति को नियमित रूप से बजरंगबली को लाल पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए और चमेली के तेल से उनके पैरों की मालिश करनी चाहिए। बात करेंगे बुधदेव की। अगर हो सके तो उस मंगल की दशा में और मंगल का जब कभी भी अंतर प्रत्यंतर ऐसा कमज़ोर वाला दिखे, महसूस हो कि एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो आप घर के मुख्य द्वार पे एक सरसों तेल का दीपक जलाइए शाम के समय और उसकी राख अपने मस्तक पे लगाइए। बुधदेव मकर लग्न की कुंडली के लिए 6वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ स्थान में अपने भाव से बैठे हैं, ये बहुत उत्तम होता है। शनि और गुरु का संबंध, राहु का संबंध है, सूर्य का प्रभाव है। मतलब बुध ऐसे ग्रह बन रहे हैं जिन पे गुरु, शनि, राहु, सूर्य सबका प्रभाव आ रहा है। इस वजह से उन पे कभी कभी शठता, कभी कभी अकर्मण्यता, कभी कभी चरित्र का मजबूत होना, कभी कभी जिज्ञासुपन की प्रवृत्ति हो जाना, कभी तर्क में जाना, मतलब बहुत सारा प्रभाव है। और वो कई बार आपके दिमाग को कुतर्क में भी लेके जा सकते हैं और आपको विनय संपन्न भी बना रहे हैं। सूर्य के ऊपर जब शनि और गुरु का संबंध बनेगा, बुध के ऊपर जब शनि और गुरु की दृष्टि जाएगी, तो निश्चित रूप से व्यक्ति भविष्य को समझने वाला होता है और तकनीक का जानकार होता है। वर्तमान में कई सारी भाषाओं को जानने वाला होता है, बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करने वाला होता है और अर्थशास्त्र को जानने के साथ साथ कंप्यूटर की भाषाओं को जानने वाला, कोडिंग डिकोडिंग को जानने वाला भी होता है। वो बुध मूल नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से अनुभव और भी जुड़ जाता है कई क्षेत्रों का। नवांश कुंडली में वो धन भाव में बैठे हैं। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, सुख, सौख्य और समाज में नाम, ये सब व्यक्ति को बुध की दशा में मिलती है।
इसके साथ साथ व्यक्ति बुध की दशा में कभी भी खाली और बेरोजगार नहीं रहता है। उस बुध की महादशा में शनि का अंतर और शुक्र का अंतर, और उतना ही नहीं, कई बार हाँ, ये दोनों अंतर जो हैं वो व्यक्ति को कष्ट दे सकते हैं। उस दशा काल में बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, गणेश जी को शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में बैठे हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण कम से कम सूर्य और गुरु कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों करते भी हैं, सूर्य तो नहीं ही करते हैं लगभग, पर गुरु तो कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे वक्री हैं, पर सोफिस्टिकेशन के साथ संपूर्णतया यहीं का फल कर रहे हैं। जबकि शनिदेव यहाँ भी आ रहे हैं, मतलब पंचम भाव का भी उनका परिणाम दिख रहा है, लेकिन गुरुदेव 10 नहीं 100% यहीं का परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से उनमें चैतन्यता है, बुद्धिमता है, तार्किकता है, समझदारी है, व्यवहारिकता है, धर्म की समझ है, और रिसर्च बहुत अच्छा है, डीप रिसर्च है, चरित्रवान भी बना रहे हैं। पर हमें और भी ज़्यादा अपने कर्तव्य को मजबूत बनाना है, दान पुण्य पूजा पाठ पे फोकस बना करके रखना है, क्योंकि ये केंद्र में तो नहीं है ना। इस वजह से यहाँ पे ये 100% यहीं का परिणाम कर रहे हैं, और कई बार व्यक्ति को घाव फोड़ा फुंसी देते हैं, और कई बार हड्डियों का रोग भी देते हैं, कफ जनित बीमारियाँ भी देते हैं, क्योंकि गुरु के ऊपर जब राहु का प्रभाव हो जाता है तो कई बार नाभि का क्षेत्र परेशान होता है और पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। वो गुरु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, अनुभवी होंगे, बनाएंगे जातक को, और अपनी दशा काल में भवन भूमि वाहन का सुख, विवाह और दाम्पत्य का सुख देंगे। इतना ही नहीं, उस गुरु की महादशा में राहु का अंतर, उस गुरु की महादशा में दशमांसा चक्र में लग्नेश होकर के पंचम भाव में यश मान पद प्रतिष्ठा और बहुत अच्छी पब्लिसिटी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति की समझ हमेशा ही अपने आसपास के लोगों को समृद्ध करने के लिए होती है, और खुद को तो प्रोग्रेसिव बनाता ही है, सामने वाले को भी प्रोग्रेस देने वाला और उसके भलाई के बारे में विचार करने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति के बाद जब शुक्रदेव की बात करते हैं तो शुक्रदेव आपकी कुंडली के लिए दशम स्थान के अधिपति और पंचम स्थान के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। बहुत सारे दोषों का समन कर देना उन्होंने स्वयं की जिम्मेदारी जैसे मान ली है, और कहने की बात नहीं है, पर जितने अच्छे परिणाम यहाँ इस कुंडली के लिए शुक्रदेव करते नजर आएंगे, उतना शायद ही कोई ग्रह यहाँ पे दे रहा है। इस वजह से ये इस कुंडली के लिए सबसे मजबूत और श्रेष्ठ ग्रह की भूमिका में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के आत्मकारक ग्रह यानी कि सर्वाधिक अंशों के साथ अपने आप को विराजित कर रहे हैं, जबकि इस कुंडली का योग कारक ग्रह पंचम और दशम स्थान के अधिपति होकर के शुक्रदेव अमात्य कारक यानी कि दूसरे नंबर पे सर्वाधिक मजबूत ग्रह के रूप में अपने आप को 24 अंश 23 कला के साथ उपस्थित कर रहे हैं। नवांश कुंडली में ये ग्रह नीचाभिलाषी हो रहा है, पर परिवर्तन में होने के कारण कहीं ना कहीं एक अच्छाई भी दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ के लिए वो अष्टमेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। इस वजह से शुक्र की दशा चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियों का निर्माण करे, पर दाम्पत्य और व्यापार की सुरक्षा तो कम से कम कर ही लेगी। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र की हम चर्चा कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र 24 अंश और नौमांश चक्र में वो सिंह राशि में जा रहे हैं। अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं, शनि का प्रभाव है, और राहु और केतु के केंद्र में आ रहे हैं। दशमांसा चक्र में भी वो छठे भाव की ही यात्रा कर रहे हैं, हालांकि स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस हिसाब से व्यक्ति की जो समझ है वो बहुत ही लॉजिकल है। वो जिस विषय को जैसे देखता है उसमें अपनी तटस्थता और मजबूती के साथ उसके साथ न्याय भी करता है और तर्कसंगत बातें करता है। एक्सपीरियंस गेन करने वाला और अनुभवों को सही जगह पे लगाने वाला है। अपनी दशा काल में ये शुक्रदेव जातक को रिसर्च, वैज्ञानिक पद्धति में जीने वाला, धर्मशास्त्र की समझ, पुराणों का अध्ययन करने वाला, ज्योतिष विद्या को जानने की जिज्ञासा रखने वाला बनाते हैं, और किसी भी स्थिति में उसके सांसारिक सुखों से उसका मोह टूटता या कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं होता जिससे उसके जीवन में बहुत भयंकर परेशानी हो। क्योंकि योग कारक ग्रह और जन्म कुंडली का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह डिग्री के आधार पे अगर केंद्र में और लग्न में बैठा है तो बहुत सारे दोषों का वो स्वतः समापन कर देता है। शनिदेव आपकी कुंडली के लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं। उनके ऊपर मंगल की दृष्टि है जो इस कुंडली के लाभेश है। मैंने ये बात पूर्व में भी बताई है। लग्न के अधिपति को लाभेश ने देखा है, लग्न के अधिपति को भाग्येश ने देखा है। इस वजह से ये जो संबंध बन रहा है ये इस कुंडली की सबसे अच्छी और मजबूत बातों में से एक है।
अगर विचार करके देखेंगे तो शनिदेव 15 अंश के वक्री हैं आर्द्रा नक्षत्र के। राहु देव जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। पंचम, चतुर्थ, दशम और एकादश में के राहु कभी बुरे परिणाम देते नहीं हैं, इस वजह से वहाँ भी अच्छे हैं। नवमांसा चक्र में भी शनिदेव अपने नवांश में जा रहे हैं। दशमांसा चक्र में भी शनिदेव लगभग कहीं ना कहीं 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं और मंगल उन्हें देख रहे हैं। मंगल यहाँ के अधिपति होते हैं, स्वग्रही हैं। मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि 12वें भाव पे, इस वजह से व्यक्ति को अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के भी कई बार सफल होते देखा जाता है। बाकी शनिदेव आपकी कुंडली में आपको कई बार आपके जीवन में कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है, कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो आपके सामने टिक सके और आपके सामने कॉलर खड़ा कर सके। मतलब वो नेस्तनाबूत हो जाता है, उसकी चूं तक नहीं चलती है। शत्रु का अर्थ सिर्फ मनुष्य ही शत्रु नहीं होते, परिस्थितियां भी आपके सामने हाथ खड़े कर देती हैं। यहाँ शनि का बैठना बहुत ज़्यादा मजबूत और जातक के विषम परिस्थितियों की सुरक्षा के मामले में श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम देने वाली बन रही हैं। राहु शनिदेव लग्न कुंडली के आधार पर और नवांश चक्र के आधार पर अपनी दशा काल में आपको यश, मान, संतान, प्रतिष्ठा, विदेशी धन और रिसर्च और साथ ही साथ अच्छी आयु को देने वाले भी बन रहे हैं। शनि और राहु दोनों का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम स्थान से बन रहा है। गुरु भी वहाँ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कोई भी बात कहता है, कोई भी तर्क करता है तो बहुत सोच समझ करके और डीप रिसर्च के साथ करता है। कानून और न्याय को जानने वाला, समझदार और न्यायप्रिय, हमेशा ही अच्छे लोगों को सहयोग देने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, मददगार की सहायता करने वाला होता है। धर्म पालन करना और अपने कर्तव्यों का बोध रखने वाला होता है। राहुदेव आपकी कुंडली में 25 अंश के बैठे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं राहुदेव, उस नक्षत्र का अधिपति लग्न में बैठा है, इस वजह से राहुदेव बलवान होंगे। उनके ऊपर गुरु की दृष्टि है, उस भाव का स्वामी स्वतः उनके सन्निकट बैठा है और पीछे आगे मतलब अच्छे ग्रह बैठे हैं, उस भाव का स्वामी पीछे बैठा, उस भाव के ठीक आगे चंद्रमा बैठे हैं। बाकी अन्य किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव है नहीं, इस वजह से यहाँ पे राहुदेव भी आपकी कुंडली के लिए श्रेष्ठ और संतुलित परिणाम देने वाले बनेंगे। अब बात करेंगे अष्टक वर्ग की। व्यक्तित्व ठीक है, हम और भी ज़्यादा अपनी वाणी को और अपने निर्णय लेने की क्षमता को और मजबूत करेंगे, वाणी को और भी ज़्यादा शांत करेंगे, बेवजह तर्क में नहीं जाएंगे, हम और पराक्रम बढ़ा सकते हैं, हम मेहनती हैं। संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा ये हमें आसानी से मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारी कुंडली में हम इमोशन ज़्यादा है, हमारे पास इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं और उस कारण से कई बार हमें नुकसान भी होता है, इस वजह से उसको थोड़ा समझना होगा। व्यापार और नौकरी के हिसाब से नौकरी बहुत अच्छी है, सरकारी तो और भी ज़्यादा अच्छी है। अच्छे पद पे जाना, प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करना, ग्रुप ए लेवल की नौकरी को अपने हिसाब से प्राप्त कर लेना, जैसे इनकम टैक्स हो जाए, तटीय सुरक्षा बल हो जाए, अच्छे पद वाले पे चले जाए, ये सारी स्थितियाँ जन्म कुंडली में कानून से संबंधित अच्छे पद पे चला जाए तो व्यक्ति को कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद आपकी कुंडली में दिनचर्या हमें ठीक करनी है, हमें अपने और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन को और नियमित दिनचर्या का पालन और बढ़ाना होगा। गणेश जी की पूजा इस कुंडली के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगी। हम पद और अच्छे प्रतिष्ठा से युक्त जीवन जिएंगे, कभी भी हमारी किरकिरी नहीं होगी, गलत मैत्री में हम जा सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। प्राप्त हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हमें उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतनी सारी बातें। नक्षत्र के आधार पर रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा है, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा, भरणी, रोहिणी, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे हैं। दिन के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब और उत्तर की तरफ जा सकती है। मीन, मेष, वृष उत्तर दिशा के मकान में रहा जा सकता है। मैत्री वृष और कन्या वालों से की जा सकती है। शत्रुता मीन, कर्क और वृश्चिक वालों से नहीं करनी चाहिए। विवाह के लिए कर्क राशि कर्क लग्न, मकर राशि मकर लग्न, वृष राशि वृष लग्न, मेष राशि मेष लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम और उत्तर हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। लाजवर्त अभी तत्काल प्रभाव से धारण करना चाहिए। गणेश जी को गणेश संकटनाशक स्तोत्र और गणपति अथर्वशीर्ष के साथ आदित्य हृदय ये प्रत्येक दिन एक एक बार पढ़ना चाहिए और नित्य ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। आपके अंदर जो सबसे अच्छी बात है कि आप किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते और ना आपको पसंद है, इसी को यूएसपी बनाइए और सिर्फ अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उसे प्राप्त करने में लग जाइए।
अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर अगर बात करता हूं, मैं दशमांशा चक्र पे एक बार ध्यान दे दूं। दशमांशा चक्र के लिए गुरु और मंगल बहुत अच्छे हैं, सूर्य भी बहुत अच्छे हैं। इस वजह से इस कुंडली का करियर 100% बहुत ही वेल एस्टेब्लिश होगा। नवमांशा चक्र के आधार पर मंगल, चंद्रमा और गुरु का बैठना उत्तम परिणाम देगा। विवाह टूटेगा नहीं। थोड़े बहुत स्वास्थ्य में परेशानी, ससुराल वालों से मतभेद, सास और ससुर का सुख थोड़ा कमजोर दिख रहा है, वो सूर्य और शुक्र के कारण, मतलब घुमा फिरा करके मिल रहा है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा। अष्टक वर्ग के बाद अगर मैं आपका ध्यान बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे ले आऊं तो आपकी कुंडली में संतति का सुख बहुत अच्छा है। वो कभी कभी आपसे दूरी या दूर रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करे। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख, इमोशन का सुख, विदेश का सुख, धन और धन को सही जगह पे लगाने का सुख आपकी कुंडली में है। व्यापार बहुत अच्छी समझ है, नौकरी बहुत अच्छी है। 100% इस कुंडली में कोई दोष मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं ही दे रही है। होरा चक्र के आधार पर गुरु, सूर्य, शनि, राहु और केतु आपके पक्ष में हैं। थोड़ा बहुत विपक्ष बुध, मंगल, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति में जा रही है। वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। पिता और माता के संबंध आपके साथ 100% अच्छे हैं। माता आपको सही अनुशासन सिखा सकती हैं। पिता के साथ मतभेद, वैचारिक बिल्कुल भी आपको नुकसान कर सकता है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, दशाओं के क्रम में हमेशा ही याद रखना होगा, राहु और गुरु, राहु और सूर्य, ये सावधान रहना होगा। उसके बाद गुरु में मंगल और गुरु में राहु और गुरु में केतु, यहाँ सावधानी रखनी होगी। उसके बाद शनि में चंद्रमा, शनि में मंगल और शनि में सूर्य, ये सावधानी रखनी होगी। उसके बाद बुध बहुत बाद में आ जाएंगे, पर फिर भी बुध की महादशा में राहु का और गुरु का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है। मारक इस कुंडली में कब होगा तो केतु की महादशा, केतु का अंतर, केतु का प्रत्यंतर, राहु की महादशा, राहु का अंतर, राहु का प्रत्यंतर, राहु में केतु। गुरु इस कुंडली के लिए अष्टम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामी होकर के। शनि से दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं। इस वजह से राहु, शनि और गुरु तीनों जब एक साथ एक्टिव होंगे तो कुंडली को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे और सामने से मृत्यु का दर्शन करा देंगे। दिन मैंने बता दिया, नक्षत्र बता दिया, दशाएं बता दी। प्रतिशत के हिसाब से अगर बात बता दूं तो हमें सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। चंद्रमा 50%, मंगल 100%, बुध 25%, गुरु 25% से भी कम। इस वजह से धर्म पालन आवश्यक होगा, गाय की सेवा आवश्यक होगी। शुक्र 25% है, शनि 100% हैं। इस कुंडली के लिए लग्नेश होकर के बहुत अच्छी बात है। राहु और केतु की दशा में भ्रम ज़्यादा है और जितना कोशिश कर रहे हैं उतना मिल नहीं रहा। लाजवर्त और गणेश जी की पूजा बहुत लाभ देगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।